गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आज के हमारे टॉपिक के सब टॉपिक्स की आउटलाइन यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्चुअली है क्या, और हम देखने वाले हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है, और ये 4 कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। देन हम लोग देखेंगे कि यूबीक्विनोन क्या होता है, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एज वेल एज लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन क्या है। देन हम लोग देखेंगे कि क्या इस प्रोसेस के थ्रू एक्चुअली टोटल एटीपी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 32 है या फिर 34 है। देन हम देखेंगे कि NADH के एक मॉलिक्यूल से 3 एटीपी प्रोड्यूस कैसे होते हैं, जबकि FADH2 के एक मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो है क्या, उसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी एक ऐसी चेन जिसमें ट्रांसपोर्ट हो रही है किस चीज की, इलेक्ट्रॉन की। तो एक ऐसी चेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो क्लस्टर्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एटीपीज। यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली है क्या। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन है, और ये सेंटर में इधर मैट्रिक्स है। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें क्लस्टर्स ऑफ प्रोटीन्स, बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। वही प्रोटीन्स ट्रांसफर कर रही होती हैं इलेक्ट्रॉन्स ताकि एटीपी सिंथेसाइज हो। अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पर electron transport chain as a series of reactions through which transport of electrons from electron donor to electron acceptor by using redox reaction। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपोर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और कंटिन्यूअसली इसमें एक प्रोसेस हो रहा होता है। हर स्टेप पर वो प्रोसेस हो रहा होता है, वो है रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हर स्टेप पर हो रहा होता है। तो चलिए हम यहाँ पर फर्दर देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें 3 प्रोसेस आते हैं, एक है ग्लाइकोलाइसिस, नेक्स्ट है हमारे पास क्रेब्स साइकिल, और एंड पे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं और 2 NADH भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि क्रेब्स साइकिल जो है इसमें हमारे पास 2 ATP, 8 NADH और 2 FADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हमारे पास बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये हम फर्दर चलकर देखेंगे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में एटीपी सिंथेसाइज हो रही है, ये एक प्रोसेस के थ्रू सिंथेसाइज हो रही है। इस प्रोसेस को नाम देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, यानी सिंथेसिस बाय डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड क्या है, ग्लूकोज है, यानी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट ब्रेकडाउन होती है फूड मॉलिक्यूल की, यानी फूड यहाँ पर हमारे पास है ग्लूकोज। तो ये जो हमारे पास ग्लूकोज है इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है ग्लाइकोलाइसिस से, और क्रेब्स साइकिल तक कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुकी होती है ग्लूकोज की। और यहाँ पर एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ज्यादातर एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ NADH और FADH2। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस होती है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखें, ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस था इसमें 2 NADH प्रोड्यूस हुए, क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में 8 NADH और 2 FADH2 प्रोड्यूस हुए। एक स्टेप आता है यहाँ पर जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इस प्रोसेस में एटीपी सिंथेसाइज होती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और FADH2। NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है, एटीपी सिंथेसाइज होती है, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टेक प्लेस करता है।
मूविंग ऑन, हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। वो प्रोटीन्स क्या है? वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे कि FMN फ्लेमोप्रोटीन, FES यानी आयरन सल्फर प्रोटीन, यूबिक्विनोन जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, यूबिक्विनोन प्रोटीन नहीं है, एक कोएंजाइम है। ओके, ये एमसीक्यूज के तौर पे काफी टाइम आता है कि यूबिक्विनोन क्या है, एक कोएंजाइम है, यानी एक ऐसा आप लोग बताओ मॉलिक्यूल जो कि नॉन प्रोटीन है, वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो यही होता है यूबिक्विनोन। साइटोक्रोम इन्वॉल्व होते हैं, देन दीज प्रोटीन्स अरेंज्ड इनटू 4 कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रही है, तो उन प्रोटीन्स को कॉम्प्लेक्सेस में अरेंज कर देते हैं, यही बन जाते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। तो चलिए हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू और इन कॉम्प्लेक्सेस में प्रोटीन की अरेंजमेंट क्या है। यहाँ पर देखें, जो हमारे पास NADH है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा NAD+ में, और साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और हाइड्रोजन प्रोटॉन भी रिलीज होगा। प्रोटॉन तो चला जाएगा मैट्रिक्स में, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स 1 के पास। कॉम्प्लेक्स 1 में कौन सी प्रोटीन्स है, FMN और आयरन सल्फर प्रोटीन है। ये जो इलेक्ट्रॉन आया था बाहर से, ये कॉम्प्लेक्स 1 में गया, FMN प्रोटीन के पास गया, देन आयरन सल्फर प्रोटीन से होता हुआ ये चला जाएगा हमारे कोएंजाइम के पास। देन वहां पर FADH2 है, वो ऑक्सीडाइज होगा, वहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ। सेकंड कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो सेकंड कॉम्प्लेक्स में है आयरन सल्फर प्रोटीन, और उस प्रोटीन से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे यूबिक्विनोन कोएंजाइम के पास। देन यही जो यूबिक्विनोन है ये ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ, वहां पर साइटोक्रोम बी से होता हुआ इलेक्ट्रॉन जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, आयरन सल्फर प्रोटीन के बाद साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा, और C1 से होता हुआ वो जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन। कॉम्प्लेक्स 4 में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, सेंटर में एक है कनेक्ट जो कर रहा है इनको, साइटोक्रोम C है। साइटोक्रोम C एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि वो जस्ट 2 कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 को आपस में अटैच कर रहा है। तो वही जो इलेक्ट्रॉन अब कॉम्प्लेक्स 4 के पास आया है, डिफरेंट प्रोटीन से होते हुए वो कॉम्प्लेक्स 4 के बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 के बाहर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए साइटोक्रोम A3। और अगर आपसे पूछा जाए लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, तो वो है ऑक्सीजन। अब देखें, इलेक्ट्रॉन जो थे वो फाइनली पहुंच गए हैं ऑक्सीजन के पास। 2 हाइड्रोजन जो इस प्रोसेस के स्टार्ट में रिलीज हुए थे, वो हाइड्रोजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, और जो इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो मिलकर क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। अब हम देखते हैं कि NADH किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है, किस तरह से हर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पे ATP प्रोड्यूस होते हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो यहाँ पर देखें NADH2 जो कि क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होता है, NADH2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD+ में, यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कोएंजाइम Q की तरफ, यानी यूबिक्विनोन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर देखें, जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हुआ है तो सफिशिएंट एनर्जी रिलीज हुई है, जिसकी वजह से जो ATP था वो ATP में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पर NADH2 खुद ऑक्सीडाइज हो गया है और कोएंजाइम Q को इसने रिड्यूस कर दिया है। हर जो नेक्स्ट वाला है वो रिड्यूस होता जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है अगले को, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। कोएंजाइम Q से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम B के पास। अब साइटोक्रोम B जो है रिड्यूस हो गया है,
ऑक्सीडाइज हो गया है। साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम सी की तरफ। साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी के दरमियान एक और एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगेन बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई है, जिसकी वजह से एटीपी का मॉलिक्यूल एटीपी में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है। और इस स्टेप पर भी साइटोक्रोम बी खुद ऑक्सीडाइज हो गया है, साइटोक्रोम सी को रिड्यूस कर दिया है। अब ये जो साइटोक्रोम सी है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम ए के पास। साइटोक्रोम ए से होता हुआ साइटोक्रोम H3 के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन। फाइनली इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो स्टार्ट में इधर रिलीज हुआ था, उस ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पर देखो, ये जो NADH है इसका एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है 3 ATP प्रोड्यूस करता है, ठीक है। NADH2 यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 2 NADH थे और क्रेब्स साइकिल में 8 थे, तो टोटल 10 हो गए। और 10 को हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 ATP आते हैं। एक FADH2 का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है 2 ATP, तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में 2 FADH2 प्रोड्यूस हुए थे। तो अगर हम यहाँ पर इसको 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो हमारे पास बनते हैं 4 ATP। तो क्या हो गया, हमारे पास ये 34 ATP हो गए। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ये जो 2 ATP हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं। पाइरोवेट के प्रोसेस के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तब उस प्रोसेस में ये 2 ATP कंज्यूम हो जाते हैं, जिसकी वजह से 32 ATP भी कह सकते हैं। ओवरऑल हमारे पास 34 ATP प्रोड्यूस हुए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन के थ्रू। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में और भी बायोलॉजिकल वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।